बिहारी एक ऐसा शब्द जो अब किसी गाली से कम नहीं है। वेलकम टू बिहार। महावीर चंद्रगुप्त के गौरव का अधिकारी हूँ। हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ। बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ। नमस्कार, स्वागत है टॉकिंग राज के आज की एपिसोड में। देखिए, बिहारी शब्द कैसे एक गाली के रूप में कन्वर्ट हुआ, इसको जानने के लिए हमको 30 साल का इतिहास आज की सरकार से कंपेयर करते चलना होगा। क्योंकि 15 साल लालू राज था तो 15 साल नीतीश राज भी पूरा हो चुका है और एक बिहारी शब्द जो कि गर्व महसूस कराता था वो आज एक गाली बन के रह गया है। देखिए, बातें पूरी रखने के लिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को पूरा देखिए। बिहार को बचाने के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं, जागरूकता थोड़ी सी तो आप फैला ही सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पे डाल सकते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल रन करते हैं, कोई भी कॉपीराइट आपको नहीं मिलने वाली इस वीडियो पे। शुरू करते हैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से। देखिए, पिछले 30 सालों में दो लोगों ने इस प्रदेश पे राज किया है, एक तो लालू यादव और दूसरे हैं 15 साल से नीतीश कुमार। दोनों का रीजन लगभग अब 15-15 साल का कंप्लीट हो चुका है। दोनों ने बराबर ही राज किया है, तो कंपैरिजन भी बन जाता है। देखिए, पॉलिटिकली बात करें तो दोनों का शुरुआती 5 साल बहुत अच्छा रहा, या फिर यूं कह लें अच्छा रहा। लेकिन जैसे ही इनको शासन का चस्का लगा, आने वाले 10 सालों में इन्होंने बद से बदतर हाल कर दिया। दोनों ही शासन के समय में आप देखेंगे कि पलायन बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी, एजुकेशन खराब हुआ, यहां तक कि क्राइम रेट भी बढ़ा। लोग आज कहते हैं कि ये सुशासन बाबू की राज है, तो चलिए एक काम करते हैं, दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर ही कर लेते हैं। क्राइम रेट 1990 के 5 साल के बाद 95 से जो खेल शुरू हुआ, जो कि क्राइम का खेल था, लालू के सालों और उनके आदमियों के द्वारा किया गया था, लेकिन उसको चरम पे पहुंचाने का काम नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट कह रही है। बात करें साल 2012 और 13 के बीच में, जब नीतीश कुमार की ही सरकार थी, तो उस समय जो रेप केस था वो 21% बढ़ा था, अप्रॉक्स 1300 के करीब। वहीं पे जो किडनैपिंग केस थी वो 16% उसमें इजाफा हुआ था। अगर आप ग्राफ देख रहे होंगे तो वहां पे आपको स्केल दिख जाएगा, और ये सिर्फ कंपैरिजन हमने 2012 और 13 साल के बीच में की है, शुरुआत से नहीं किया है। तो अगर बात करें क्राइम रेट की, तो क्राइम रेट नीतीश के शासन में गिरा ही नहीं, तो सुशासन की सरकार तो ये हो ही नहीं सकती है। जी हाँ, यही सच है। अगर तब जंगल राज था तो आज महाजंगल राज है। मैंने आपको साल 2012 और 13 के रिकॉर्ड्स दिखाएं, लेकिन हालिया रिकॉर्ड्स को देखकर आपको हैरानी होगी। साल 2017 और 18 के बीच में भी क्राइम रेट 20% बढ़ा है, यानी कि हर साल क्राइम रेट धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए ये दिखावा क्यों कि हम सुशासन की सरकार चला रहे हैं, बट एक्चुअल में ये एकदम उलट है। और इसका रीजन क्यों है कि ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के शासन में क्राइम रेट कम है। एक्चुअली 1990 से 2005 के बीच की अगर बात की जाए तो उस समय जो गवर्नमेंट थी उनका अधिकार ज्यादा पत्रकारिता पे नहीं था, यानी कि जो प्रेस था वो थोड़ा इंडिपेंडेंट वर्क करता था। लेकिन अभी के समय में प्रेस टोटली लगभग सरकार के अंडर में काम करती है और उस पर दबाव ज्यादा रहता है, जिससे जो क्राइम्स हैं वो ज्यादा बाहर नहीं आते हैं। जरा सोचिए, बिहार की पुलिस कुछ रिकॉर्ड्स अपने वेबसाइट्स पे दिखा रही हैं, लेकिन इस हकीकत से भी मुंह फेरा नहीं जा सकता कि सरकारें क्राइम्स को छुपाती हैं। तो वो रिकॉर्ड्स जिनको नोट ही नहीं किया गया वो कितना इंक्रीज हुआ होगा। बट अकॉर्डिंग टू सम पुलिस ऑफिसर्स whom I have contacted, उन्होंने बताया कि बिहार में लालू के राज से अभी क्राइम रेट बहुत ज्यादा है और इस चीज को छुपाया भी जाता है। बट फैक्चुअल भी चेक किया जाए तो रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हाँ, अभी क्राइम रेट ज्यादा है। अगर तब जंगल राज था तो आज महाजंगल राज है। सो हम कैसे कह दें बिहार में बहार है, ठीक है, तो नीतीश कुमार है। अब बात करते हैं फ्लड्स यानी बाढ़ के बारे में। बाढ़ बिहार को कैसे तड़पाता है, तो बिहार 1990 की बात कर ली जाए या अभी की बात कर ली जाए, लगभग 2 से 4 महीने हर साल बाढ़ से पीड़ित रहता है। यहाँ के लगभग 11 से 12 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो बाढ़ से पीड़ित रहते हैं। लगभग 20 से 25 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित रहते हैं। लेकिन हर साल वादे किए जाते हैं, हर एक इलेक्शन में वादे किए जाते हैं,
काम जीरो होता है। तब भी यही हाल था और आज भी यही हाल है, बदला कुछ नहीं है। यहां तक कि यहाँ के डिप्टी सीएम जो हैं यानी सुशील मोदी, वो ऐसी ट्वीट करते हैं जिसको पढ़कर खुद को भी शर्म आनी चाहिए। वो कहते हैं कि लालू ने हॉस्पिटल क्यों नहीं बढ़ाया। जो हॉस्पिटल्स आज बाढ़ की पानियों में डूब जाते हैं, जो सड़कें आज बाढ़ के पानी में डूब जाते हैं, सोचिए पटना एक कैपिटल सिटी है, इवन स्मार्ट सिटी का दर्जा भी उसको दिया गया था, जिसके लिए कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1.25 लाख करोड़ की पैकेज की घोषणा करके जाते हैं। 1.25 लाख करोड़ रुपए का 1.25 लाख करोड़ रुपया। वो स्टेट हमेशा डूबा ही रहता है। पता नहीं है घोषणा हवाई था या क्या था, या फिर नीतीश सरकार उसको कभी इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाई, क्योंकि इनके पास जो खाने की भी चीजें आई, राहत सामग्री, ये तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए। तो ऐसी सरकार से आप क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं। और जब आप इनसे सवाल कर लेंगे कि भैया 15 साल आपने क्या किया, तो ऐसे उल्टे सीधे जवाब डिप्टी सीएम से देखने को मिल ही जाते हैं कि लालू ने क्यों नहीं किया। भाई आपको समझना होगा कि लालू ने नहीं किया इसीलिए उसको हटाया गया। अगर लालू कर देते तो क्यों हटाया जाता, आपको लाने की जरूरत क्या थी। और फिर आप वही काम कर रहे हो तो फिर आपको भी हटाने की अब जरूरत आन पड़ी है। और सवालों पे सिर्फ ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं 1990 हो या फिर 2020, बिहार तब भी पानी में डूबता था, बिहार आज भी पानी में डूब रहा है। तो कैसे कहते हैं हम बिहार में बहार है, ठीक है तो नीतीश कुमार हैं। अब बात कर लेते हैं बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की। साल 1990 हो या फिर साल 2020, स्वास्थ्य व्यवस्था जस का तस है। यहाँ की हॉस्पिटल वार्डों में पानी भरा हुआ है। कोरोना ने यहाँ के हॉस्पिटल्स की पोल खोल के रख दी है। यहाँ के डॉक्टर खुद की जान नहीं बचा पा रहे हैं। मरीज ऑक्सीजन सिलेंडर ढो रहे हैं, उनको अटेंड करने के लिए डॉक्टर्स की कमी है, यहाँ पे फैसिलिटीज की कमी है। और ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं इस कोरोना के टाइम में, जब हॉस्पिटल में त्राहिमाम बचा है कि आपकी रूह तक कांप जाए। और उस समय आपको महसूस होगा कि बिहारी गर्व की नहीं, एक गाली की बात है। फिर हमें याद आता है ये तो हमारे साथ होना ही था, क्योंकि हम बिहारी हैं, एक बीमारी हैं, एक गाली हैं। क्योंकि जब भटके हुए लोग जातिवाद के चक्कर में अपने नेताओं को चुनेंगे तो ये तो होना ही था और यही मिलना भी चाहिए। और जब ऐसी सरकारें आप चुनेंगे तो उस समय जवाब ऐसा ही मिलेगा कि कोरोना का जांच तो स्टेट के पूरे घर घर में जाकर हो गया है, क्योंकि उनका घर घर से मतलब सिर्फ उनका घर है और स्टेट से मतलब उनके घर में जितने लोग हैं बस उतना ही है, उतना ही उनके लिए स्टेट है। और ऐसे ही हमारे मंगल पांडे सो कॉल्ड हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, जिनके कहने के अनुसार बिहार में हर जगह कोरोना की जांच हो गई है, वो भी घर घर जाकर के। बट फैक्ट ये है कि कहीं पे कोई जांच नहीं हुई है। आंकड़ों के साथ यहाँ पे खेला जाता है, हर रोज आंकड़ों में फेरबदल किया जाता है और जनता के साथ साथ देश के भी आंखों में धूल झोंका जाता है इनके द्वारा। ये वोटिंग के समय कहते हैं कि याद करिए उस जंगल राज को। अरे हकीकत तो ये है साहब, उस जंगल राज से भी महाजंगल राज अब चल रहा है। आप जनता को डराना बंद कीजिए और जनता डरना बंद करे, अपनी आंखों को खोले और तब वोट करे। और इसीलिए मैं कह भी रहा हूं, कैसे कह दे बिहार में बहार है और ठीक है नीतीश सरकार है। अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, इससे क्या निकलता है। बिहार का अस्तित्व अगर इन सारी चीजों से हम देखें तो क्या मिलता है। क्राइम में बिहार देश भर में 9वें स्थान पे आता है, यानी कि 9वें रैंक में सबसे ज्यादा क्राइम यहाँ पे होता है। याद रखिएगा, क्राइम का रैंक जितना कम होता है उतना ज्यादा क्राइम है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समझ में ना आए, उनको कम रैंक देखकर लगे कि क्राइम में बिहार बहुत अच्छा है। क्राइम में अच्छा इन द सेंस यहाँ क्राइम बहुत ज्यादा है। बात कर ले शिक्षा व्यवस्था की, तो सबसे आखिरी में स्थान हासिल करके हम लोग प्रचंड बहुमत से आगे हैं। वहीं बात कर ले स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो उत्तर प्रदेश से थोड़े से आगे वो 21 पे, तो हम 20वें पायदान पे पूरे देश भर में खड़े हैं। तो सोच लीजिए कितनी बदतर अपनी हालात है। उत्तर प्रदेश तो फिर भी अभी योगी शासन में सुधर रहा है, लेकिन बिहार किधर जा रहा है किसी को नहीं पता, क्योंकि यहाँ के नेताओं के पास विजन ही नहीं है। उनको अपनी आंखों में सिर्फ कुर्सी दिखती है। बाढ़ से प्रभावित होने की बात करें तो 25 लाख लोग और 12 डिस्ट्रिक्ट, हर साल 2 से 4 महीने के लिए। अगर 6 घंटे के लिए आपका मोबाइल छीन लिया जाए तो आपकी जान निकल जाएगी। सोचिए 2 से 4 महीने के लिए पूरी लोगों से उनके रहने का घर, खाना पीना, हर चीज छीन लिया जाता है इसी सरकार के द्वारा, जो कि बिहार में चुनी जाती है, चाहे वो आरजेडी की गवर्नमेंट हो या फिर नीतीश सरकार की गवर्नमेंट हो। और ऐसा मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 74 एमएलए जो हैं वो आरजेडी के भी हैं।
तो उनकी भी जिम्मेवारी बनती है, जो उनका क्षेत्र था वहां पे ऐसा क्यों चल रहा है। अगर आप विरोध कर रहे हैं नीतीश सरकार की, तो आपकी भी तो जिम्मेवारी बनती है। कहां है आपकी नीतियां, क्या किया है आपने अपने क्षेत्र में। इसीलिए नीतीश हो या फिर आरजेडी हो, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों साथ हैं, सेम हैं, वो रहें ये रहें, इनको वोट देने की जरूरत आपको नहीं है। अगर जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो बिहार 33वें नंबर पे है। सोचिए यहाँ के लोग कितने गरीब हैं पर कैपिटा के हिसाब से, कितनी असमानताएं यहाँ पे बढ़ गई हैं। 11 करोड़ लोग हैं और जांच इतना कम कि इस देश में सबसे पीछे है उस रेशियो में। बेरोजगारी की तो बात ही मत कीजिए, बिहार लास्ट से तीसरे नंबर पे है, 46.6% के साथ तमिलनाडु और झारखंड का साथ दे रहा है। जहां की भारत में मात्र 23.5% है, वहीं पे बिहार की जो जनसंख्या है जो कि बेरोजगार है, वो 100 में से 47 बच्चे समझ लीजिए बेरोजगार हैं। अगर 100 लोग हैं तो 47 लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो सोच लीजिए क्या किया है नीतीश कुमार ने, जो कहते हैं कि हम सुशासन बाबू की सरकार हैं 15 साल में। तो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या नीतीश कुमार को वोट देना चाहिए? नहीं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या राजद को वोट देना चाहिए? नहीं, क्योंकि रीजन आपको पता है। अगर इनके एमएलए बीजेपी और जदयू के हैं तो भैया 74 एमएलए तुम भी तो लेके बैठे हो, कुछ एमएलए कांग्रेस के भी हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में कौन सा विकास किया है, कौन सा काम कर दिया है? सब तो एक ही है। आरोप प्रत्यारोप के खेल में जनता को पीस कर अपनी जो नेतागिरी है वो चमकाइएगा तो काम नहीं चलने वाला है। सवाल उठेंगे, चाहे आरजेडी हो चाहे जदयू, दोनों सेम थाली के चट्टे बट्टे हैं और इस बार दोनों का बहिष्कार आपको करना होगा। और इस बात को वो लोग समझ ले जो कि गंवार जाति में बह जाते हैं और कहते हैं कि हमारा जात वाला है तो हमारे लिए काम करेगा। याद रखिए, नेता सिर्फ अपना विकास करता है, आपके लिए वो काम नहीं करता है। जिसको कुर्सी से प्यार होगा वो कभी आपके लिए काम नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन। भाई इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर सारे नेता को हम रिजेक्ट ही कर दें, राजद हटा दें, जदयू हटा दें, तो हमारे पास बचता क्या है? ये सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए कि आखिर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। क्यों नहीं निर्दलीय कोई आगे आकर लड़ता है चुनाव? क्योंकि उसको पता है जो पार्टी है ना उससे टिकट मिलेगा, लोग उसी को वोट दे देंगे। क्योंकि यहां पे मोदी का चेहरा देखकर बिहार में वोटिंग कर दी जाती है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, मोदी सेंट्रल में है, बिहार स्टेट का विधानसभा चुनाव बिहार के लिए काम होगा, यहां तो मोदी आ नहीं रहे हैं, तो सेंट्रल को लेकर आप बिहार में वोट दे दिए, काम कुछ होता नहीं है, तो क्या करेंगे मोदी यहां पे? वो तो भैया चिल्लाकर चले गए 1.25 लाख करोड़। कितना काम हो गया आपका? कितने लोग बाढ़ से बच गए हैं इस बार? हर साल तो यही होता है, पिछले साल भी पटना में यही हुआ था, इस साल भी यही हो रहा है। वहां का बस स्टैंड देख लीजिएगा ना तो शर्मिंदा हो जाइएगा। आप क्या, कुत्ता भी उसमें घुसकर बस में नहीं बैठ सकता, इतना कचरा है। और कैपिटल सिटी है वो। और हो सकता है कि आप लोगों को सॉल्यूशन का समझ नहीं आ रहे हो कि कैसे हम लोग अपने नेता को चुनेंगे। तो मेरी तरफ से कुछ ओपिनियन है, हो सके तो आपको पसंद आए तो उसको सोचिएगा। देखिए, कोई भी प्रतिनिधि अगर आपकी तरफ से खड़ा होता है, सबसे पहले उससे पूछिए कि तुम यहां पे चेंजेस करोगे तो कैसे करोगे, अपनी क्षेत्र की बात रखोगे तो कैसे रखोगे। तुम एक मैप, हमको रोड मैप बना के दो कि हम ऐसे काम करेंगे। अगर वो नहीं दे पाता है उसको वहीं पे रिजेक्ट कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हर साल बाढ़ में डूबेंगे और ये नेता आराम से मस्ती करके अपने अपने बंगले में बैठे रहेंगे। यूं ही खेल चलता रहेगा और बिहार मरता रहेगा। आपको सवाल करना होगा और वैसे लोगों को सिर्फ वोट देना होगा जो आपके लिए काम करने को राजी हों, चाहे वो निर्दलीय ही क्यों न चुनाव लड़ रहे हों, वो भाजपा से हों, जदयू से हों या राजद से हों या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो सिंगल भी लड़ते हैं और आपके लिए काम करने को राजी हैं, क्योंकि एक विधायक चाहे तो अपने क्षेत्र में तो डेवलपमेंट कर सकता है ना। भाई राजद के पास 74 विधायक थे, कौन सा काम कर दिया आपने? आपके क्षेत्र में भी वही हाल है। फिर ये बातें बनाना कि भैया जदयू की सरकार है वो कुछ काम नहीं कर रही है, आपके 74 एमएलए ने क्या किया क्षेत्र में? झक मारा है। हम तो कह रहे हैं कि जदयू ने कोई काम नहीं किया, ये महाजंगल राज है, वो जंगल राज था। तो दोनों तो आप एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो गए, तो क्यों वोट दी जाए आपको? भैया 10 साल इसको देखें, 10 साल आपको देखें। न्यू चेंजमेंट की जरूरत है, इस बात को आपको समझना होगा। और ये एग्रेशन इसीलिए है क्योंकि इतनी दर्द, आप हॉस्पिटल्स को देखिए ना, कैसे नहीं आपकी रूह कांपती है। अरे लोग तड़प तड़प के मर जा रहे हैं, लेकिन इनको नहीं दिख रहा है क्योंकि इनके लिए ठाठ से सारी सेवाएं अलग रखी गई हैं। अगर ये बीमार होंगे ना तो टॉप क्लास की, वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज इनको मिलेगी। क्या ये जाके एनएमसीएच में इलाज कराएंगे? क्या नहीं कराएंगे। इसीलिए इस बार जाति से ऊपर उठिए, अपने अपने क्षेत्र के लोगों से पूछिए, जो भी खड़ा होता है कि आप कैसे काम करोगे, रोड मैप क्या है,
बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, रोड मैप क्या है, हमको बताइए कि काम कब तक होगा और कैसे होगा, तभी आपको वोट मिलेगा। नहीं तो आप लोग निकल लीजिए, चाहे किसी पार्टी के हो, नहीं है आपकी जरूरत हमें। और इससे क्या होगा, वैसे लोग फिर खड़ा होने का सोचेंगे जिनके पास पार्टी की पहुंच नहीं है, ताकि निर्दलीय वो आपके लिए काम कर पाए और उससे फायदा आपका होगा, इन नेताओं का नहीं। देखिए, ये पार्टी का पिछलुआ बनकर कुछ नहीं होगा। राजद हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो या फिर जदयू हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अरे इनसे कई गुना काम अच्छा तो पप्पू यादव ने कर दिया। कम से कम बाढ़ में खड़ा तो हो जाता है वो, कम से कम कहीं दिख भी जाता है गरीब के साथ। लेकिन इनका क्या है, ये लोग तो साफ हो जाते हैं। तो जब चेहरा ही चेंज करना है तो भाई हम पॉलिटिकल पार्टीज को चेंज कर देंगे। हम तुमको 15 साल दिए हैं ना, हम किसी और को 5 साल देख लेंगे। अगर वो काम नहीं करता हम तुरंत हटाएंगे। तो इन सारी चीजों को आपको सोचना पड़ेगा और दिस इज दी फाइनल सॉल्यूशन। एक और लड़की अभी उभर रही है, पुष्पम प्रिया चौधरी, बट देयर इज अ डिफरेंट वे। उनके बारे में बात करने के लिए कोई और वीडियो बनानी पड़ेगी। और आप चाहते हैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी पे एक वीडियो बननी चाहिए, उनमें क्या कमियां मुझे दिख रही हैं। देखिए, उनके आइडियाज मुझे काफी पसंद आए, कुछ आइडियाज उनके अच्छे लगे, लेकिन उनकी कमियां क्या है उस बारे में अगर आप सुनना चाहते हैं तो फिर उसके लिए अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि उनके बारे में आपको सुनना है कि नहीं। और मैं उन लोगों से आग्रह करूंगा जो कि कमेंट सेक्शन में आकर गाली देना चाहते हैं कि मैं राजद का हूं, मैं जदयू का हूं, तुमको कुछ नहीं पता है। खबरदार कि आपने कमेंट में वैसी कुछ भी की, चैनल से सीधा आपको ब्लॉक किया जाएगा। आपको नहीं देखना वीडियो मत देखिए। लेकिन ऐसे घटिया लोगों से मुझे कोई आशाएं नहीं है जो कि अपने ही राज्य को डुबाने के चक्कर में किसी पार्टी का पिछलुआ बनकर रह जाते हैं, अपने दिमाग को नहीं चलाते हैं कि ये नेता क्या कर रहे हैं। खैर छोड़िए, ये सारी बातें समझने वाले लोग समझेंगे, बाकी तो ऐसे ही भूल जाएंगे। मुझे पता है कि आज के वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन क्या करें, ये जरूरत थी। और ये आपको समझना होगा कि बिहार के नेताओं की प्रॉब्लम इतनी है कि सिर्फ वो उनको कुर्सी से प्यार है, उनके पास कोई विजन नहीं है कि बिहार कैसे बदलेगा। इसीलिए बिहार एकदम पीछे जा रहा है और इसको बदलने के लिए हमें अपने एमएलएस को निचले लेवल से चेंज करना होगा। चाहे वो किसी पार्टी को है, हम वोट नहीं देंगे जब तक तू अपना रोड मैप हमको नहीं बताता है। तो किसी पार्टी से टिकट लेके चला है। अगर कल को पुष्पम प्रिया चौधरी या फिर कोई इंडिविजुअल जो पढ़ा लिखा है बताता है कि ये रोड मैप होना चाहिए और वो खड़ा होता है, हम उसको वोट देंगे। लेकिन उन लोगों को नहीं देंगे जिनके पास कोई विजन नहीं है। इस बात को गांठ बांध ली। बार बार मैं इसीलिए बात कर रहा हूं इस बारे में, क्योंकि बिहार को अगर बचाना है तो कुछ काम करना पड़ेगा आपको। और मैं उन आईएएस आईपीएस लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया करके आप एक सम्मानित पद पे बैठे हैं, थोड़ी सी तो चेंज लाइए बिहार में। भाई, इस बिहार ने आपको जीवन दिया है, उस बिहार के लिए थोड़ा सा तो काम कर लीजिए। बहुत से लोग हैं, प्रकाश झा हैं, बहुत बड़े बड़े भी लोग हैं, वो लोग भी चाहें तो कुछ चेंज ला सकते हैं, यहाँ की पॉलिटिक्स में भी चेंज ला सकते हैं। कुछ तो कीजिए बिहार के लिए। इट्स हार्टली रिक्वेस्ट, कुछ तो कीजिए सर। और जाते जाते आपको चंद लाइनों के साथ छोड़े जाता हूं। हाँ, मैं नीतीश कुमार हूं, झूठे आंकड़ों का बाजार हूं। हाँ, मैं नीतीश कुमार हूं, झूठे आंकड़ों का बाजार हूं। बिहार के माथे पे कलंक का आकार हूं, मरती जनता की लाशों पे सवार हूं, आपदा में छुप जाने वाला कायर गद्दार हूं। हाँ, मैं नीतीश कुमार हूं। सर, आपसे बहुत उम्मीद थी, सोचा था कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, एक इंजीनियर हैं, बिहार के लिए कुछ करेंगे। एक एक्सपेक्टेशंस बन गए थे आपसे। सोचा था जब इनिशियल बने थे ना कि नीतीश कुमार हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत कुछ सोचा था। बट रिजल्ट क्या मिलता है पता है सर? 0। और ये बहुत दुखदाई है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग बिहार को खा गए। और शिक्षा को तो क्या कहा जाए, उसके बारे में जितनी बात कम की जाए उतना ही अच्छा है। और हाँ, ये सारे मैसेजेस या फिर तर्क आपको सही लगे हों, समझ आया हो, तो चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। सरकार को बताना जरूरी है कि आपको काम करना जरूरी है। हमने आपको इसीलिए चुना था कि उस जंगल राज से छूटकर एक सही समाज की तरफ बढ़े, लेकिन आपने महाजंगल राज में हमें ढकेल दिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेट्स फाइट टुगेदर बिहार। जय बिहार, जय हिंद, जय भारत। हो जान में एक बार पहुंच लेंगे उसके पाताल में, छान लेंगे ऐसे जैसे मछली हो जान में, एक बार पहुंच लेंगे उसके